नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनीलैंड की खास पेशकश मनी मॉन्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रुंगटा जी। बहुत ही इंडस्ट्री दिग्गज हैं, वेटरन हैं, बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल प्लानिंग की इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है तो लंबा अनुभव है उनका, काफ़ी तजर्बा है उनका। और उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें और इस समय क्या चल रहा है और कैसे अपनी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। सर, इससे पहले कि मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर बढ़ूँ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनीलाइन पर। थैंक यू संदीप। और सिर्फ एक मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ और ये रेगुलेटरीली हमको बताना पड़ता है। सो आई रन फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स एलएलपी, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड आरआईए फर्म। ये बहुत ही अहम बात सर ने कही है। ये इनफैक्ट 2018 से ऐसा हुआ था जब सेबी ने शायद मैं सही कह रहा हूँ सर, 2018 से सेबी ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी कि बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपनी राय देते हैं, लेकिन सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, जो सेबी के पैमानों पे खरे उतरते हैं, ये उनमें से हैं। अच्छा लंबा खासा अनुभव तो ये रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेबी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इनके पास है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि जो अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, जिनकी राय सटीक है, सही है, उनमें से ये एक हैं। तो ये भी सर आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं पहले सर इस चीज़ पे आना चाहूँगा। फ़िलहाल ये जो इंडस्ट्री है उसको लेकर एक विलीफाई होने की जो बातचीत है वो चल रही है। बावजूद इसके कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हैं वो बाकी सब जो कैटेगरीज हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम है। उसके बावजूद भी ये जो इंडस्ट्री के ऊपर ऐसी बातचीत या तो फिर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये इंडस्ट्री ओवर रेगुलेटेड है या अंडर रेगुलेटेड है? आपका क्या टेक है? मेरे ख्याल से जो जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, शायद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं, जो कि आरआईएज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में फ़र्क होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को जो बढ़ाने की प्रक्रिया है और जो फास्ट गति हमने देखी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का रहा है। आरआईएज ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। कोने कोने में उसको फैलाने में उनका योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ये जो म्यूचुअल फंड्स का जो स्प्रेड है वो बहुत, और जो रिटेल का स्प्रेड है जो आज 12,000 करोड़ की सिप प्रति माह, चाहे मार्केट नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, वो जो आ रहा है वो टू अ बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक जो वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्लस हमारे एडवाइज़री जो प्रोफेशन है उसकी वजह से आ रहा है। ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही हैं और रही होंगी ही, लेकिन बाय एंड लार्ज ये इसको फैलाने में जो सराहनीय भूमिका रही है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उसको कोई नकार नहीं सकता। ये जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करने की जो बातचीत है वो भी एमफी की मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि काफ़ी बेटर तरीके से, काफ़ी बहुत ही सटीक तरीके से जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है। उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ कि ओवर द ईयर्स कितनी कंप्लेंट्स मिली हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, और किस तरह से जो कंप्लेंट एड्रेसल है वो इस इंडस्ट्री में किया जाता है। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो कंप्लेंट है वो तो एमफी के स्टेटमेंट में है, तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बिकॉज हम तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं। लेकिन मतलब जो उन्होंने उस स्टेटमेंट में कहा है वो कि द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं कंपेयर टू से एनी अदर प्रोफेशन, वो काफ़ी कम है। ऐसा उस स्टेटमेंट में है, मेरा स्टडी किया हुआ नहीं है मैटर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर उस स्टेटमेंट से जाएं तो वेरी क्लियरली कि जो ये ग्रोथ हुआ है वो क्लियरली अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि ज़्यादा कंप्लेंट्स क्लियरली नहीं है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, एक्टिव और पैसिव फंड्स दो ऐसे तबके हैं जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दो स्तंभ के तौर पे माने जाते हैं। अगर हम एक्टिव फंड्स का AUM देखें वो करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि पैसिव फंड्स की बात करें तो 8 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि जो पैसिव फंड्स हैं उनका जो AUM है एक्टिव के मुकाबले आधा के आसपास है।
तो ये जो पैसिव फंड्स हैं उनका जो फ्यूचर है इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं? तो मेरे ख्याल से जैसे आपने एकदम सही कहा, ये दो स्तंभ हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक भी स्तंभ निकालेंगे तो आपकी जो इमारत है वो डगमगा सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन एक इन्वेस्टर की नीड पे पैसिव का भी नीड होता है और एक्टिव का भी नीड होता है। पैसिव का सबसे बड़ा एडवांटेज, पैसिव यानी क्या होता है, मैं जस्ट 2 मिनट लूँ, यानी कि पहले से इंडेक्स एक डिसाइडेड है। समझो अगर हम इक्विटी शेयर्स के इंडेक्स फंड की बात करें तो समझिए निफ्टी इंडेक्स है, उसमें 50 शेयर है, उनका जो प्रतिशत है वो भी पहले से डिसाइडेड है। तो जो फंड मैनेजर है उसको कुछ नहीं करना, उसको बस वही 50 शेयर उसी अनुपात में खरीदना है और मेंटेन करना है उसको। तो बेसिकली द फंड मैनेजमेंट उसमें रोल थोड़ा नहीं बहुत कम है। और इन्वेस्टर को पता है कि उसका क्या होना है, उसका जो परफॉर्मेंस आएगा वो करीबन जो इंडेक्स का फंड का परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी मैच खाएगा। ओके, तो उस चीज़ की भी बहुत बड़ी भूमिका है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि मुझे फंड मैनेजर चाहिए जो कि सिलेक्ट करे ताकि मैं उस जो भी इंडेक्स को वो बीट करने की कोशिश कर रहा है उसको वो करे। अब वो एक अलग आर्गुमेंट है कि कितने फंड मैनेजर्स पैसिव को बीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पॉइंट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज जो है पैसिव का वो है उसमें से फंड मैनेजर बायस चला जाता है। ओके, स्टॉक सिलेक्शन, अगर इक्विटी इंडेक्सेस की बात करें या डेट की भी बात करें तो स्टॉक सिलेक्शन ऑटोमेटिक, सिक्योरिटी सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, कॉस्ट भी लो है। ये इस डिस्कशन में सबसे ज़्यादा फोकस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कॉस्ट पे होता है। कॉस्ट से ज़्यादा डिस्कशन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एक ऐसा है जिसमें फंड मैनेजर का बायस नहीं है, तो जितना अनुपात आपको चाहिए बिना फंड मैनेजर के बायस के आपने वो चुन लिया। एक अनुपात आपको चाहिए, शायद मोस्ट लोगों को शायद चाहिएगा, जिसमें वो फंड मैनेजर को बीट करना चाहें, जिसमें वो इंडेक्स को बीट करना चाहेंगे, तो वो एक्टिव चुन सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कंपिटिटर्स नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो बीते 12 महीने में अगर हम देखें जो इंडेक्स फंड्स के इन्फ्लोज हैं उन्होंने बाकी सभी कैटेगरीज को बीट किया। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पे, रिकॉर्ड लेवल्स पे हम देखेंगे जो इन्फ्लोज हैं वो वहाँ पे पहुँचते हुए दिखे हैं। कैसे देखते हैं आप ये जो इंडेक्स फंड्स में इन्फ्लोज हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुँच गए हैं तो क्या ये सस्टेनेबल आपको नज़र आता है, आगे और भी ग्रोथ आपको नज़र आती है इसमें? सी, इंडेक्स फंड्स ग्रो करेंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आंकड़ों में क्या दिख रहा है मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं मालूम, क्योंकि आंकड़ों में एक चीज़ जो इसको आंकड़ों को काफ़ी डिस्टॉर्ट कर देता है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट इनटू द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो जो भी इंडेक्स फंड के दायरे में आते हैं, तो उस वजह से थोड़े आंकड़े डिस्टॉर्ट होते हैं। लेकिन पैसिव फंड्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जैसे मैंने कहा कि एक बेसिक नीड मेरे ख्याल से हर क्लाइंट को होगी मोस्टली कि वो इंडेक्स फंड ले ऑफ वेरियस वैरायटी। इंडेक्स कोई एक ही तरीके का नहीं होता। और जैसे मैंने कहा अब डेट इंडेक्सेस आने लग गए। डेट इंडेक्सेस बहुत पावरफुल है, बिकॉज डेट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ध्यान होता है कि क्रेडिट रिस्क क्या ले रहे हैं, पीरियड रिस्क क्या ले रहे हैं। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने से आपको पता है कि आपकी क्रेडिट रिस्क क्या है और आपकी पीरियड रिस्क क्या है। तो और फिर इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। द पावर ऑफ पैसिव इज़ कॉम्बिनेशंस। तो आपने 40% या 50% निफ्टी 50 ले लिया या निफ्टी 500 ले लिया, 20% S&P 500 ले लिया, ओके, 10% गोल्ड ले लिया और 20% आपने एक डेट इंडेक्स ले लिया। अब इसमें मेन चीज़ इज़ आपके कॉस्ट लो हैं, बिकॉज सारे अंडरलाइंग फंड्स जो हैं वो लो कॉस्ट हैं। दे आर सेल्फ बैलेंसिंग, यानी जब इक्विटी बढ़ेगी तो उसका अनुपात बढ़ जाएगा,
तो उनको उसको बेच के बाकी तीनों में डालना पड़ेगा। तो ये जो सेल्फ बैलेंसिंग नेचर होता है वो बहुत पावरफुल हो, वो चाहे फिर पैसिव हो चाहे एक्टिव हो। तो लेकिन पैसिव में उसका पावर और ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए पैसिव का फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट। बट मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि पैसिव फ्यूचर इज़ ब्राइट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एक्टिव। मेरे ख्याल से दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है। ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, ब्रॉडर लेवल की जहाँ तक बात है, तो जो 30 टॉप सिटीज़ हैं वहाँ तक हम देखते हैं कि जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड फिनोमेना की बात है, टियर 2 और 3 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ तक ज़्यादा पहुँच नहीं हो पाई है। उसमें क्या हर्डल्स हैं, क्या बाधाएँ हैं, आप देखते हैं कैसे इसको और पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सकता है, इसे कैसे किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से ये क्लियरली अब की बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा, एक सबसे बड़ी बाधा है एंट्री ऑफ न्यू इन्वेस्टर। उसका जो केवाईसी है या जो भी प्रोसेसेस हैं आज वो ऑल्दो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कहना है कि अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो उसकी केवाईसी हो चुकी है, तो उसको वापस केवाईसी करना यानी उसका चांस ऑफ कमिंग इन उतना रिड्यूस हो जाता है। तो ये अब प्रॉमिस किया गया और इस पे क्लियर काम हो रहा है, ग्रुप बनाए गए हैं और क्लियरली काम हो रहा है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पार्ट होगा इसको बढ़ाना, नॉट सिर्फ B30 सिटीज़ में, इवन विद इन मेजर सिटीज़ कई लोगों ने इसमें नहीं लिया है, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा पार्ट होगा। और उसमें जो करंटली सेबी ने एक मेरे ख्याल से प्रोविज़न किया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि जो पहली बार म्यूचुअल फंड में आएगा उसको लाने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देंगे, ना कि इट विल बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। मेरे ख्याल से दैट इज़ व्हाट इट वाज स्टेटेड। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी वेलकम थिंग। तो एक वो हो गया नए लोगों को लाने का। दूसरा जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कर चुकी है और कर रही है वो इज़ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन्वेस्टर्स का। तो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन से बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, अवेयरनेस लेवल्स बहुत बड़े हैं, तो उसको और हायर लेवल पे करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस द पावर ऑफ mutual fund distribution and also to some extent from the registered investment advisors, I think together the penetration will increase. इसी उम्मीद के साथ रुंगटा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ मनी मॉन्क की इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो ये थी मनी मॉन्क की खास पेशकश। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है काम का लगा होगा। मनी मॉन्क के ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ जानने के लिए देखते रहिए Money9। नमस्कार।